सबसे अच्छी बात यह है कि आज मुझे जिस सेशन के मॉडरेशन की भूमिका मिली है वो भी एक राष्ट्रवादी विषय है। और हिंदू चेतना के उदय में सोशल मीडिया की भूमिका, ये आज के समय, आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे हॉट मुद्दा एक तरीके से कहा जा सकता है। और मेरे साथ जो इस सेशन में मेरे स्पीकर्स होंगे वो किसी पहचान के, किसी उसके मोहताज नहीं हैं। और मैं अपने सभी स्पीकर्स को आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले आनंद रंगनाथन जी का, जिनकी आवाज़ पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में गूंजती है, जो राष्ट्र के मुद्दों को हर प्लेटफॉर्म पर बड़े ही दमदारी के साथ उठाते हैं। और जोरदार तालियों से स्वागत करिए आनंद सर का। हमारे साथ दूसरे स्पीकर हैं जाने माने पत्रकार, एंकर और राष्ट्रवादी प्रदीप भंडारी जी, प्रखर वक्ता हैं और आप इनको टीवी चैनल्स पे देखते होंगे। थोड़ा और तालियां हो जाएं। हमारे आखिरी तो नहीं कह सकते, लेकिन जो तीसरे हमारे स्पीकर हैं वो हिंदू शेर हैं। हिंदू शेर पूरी दुनिया में उनकी पहचान बन चुकी है, उनकी छवि बन चुकी है। प्रखर वक्ता के तौर पे वो जाने जाते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई कपिल मिश्रा, ये तो एक बार महाकाल की धरती से जो है महाकाल की भी जयकारे हो जाए। हर हर महादेव। सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह आप सब जानते हैं। और आपसे बेहतर कोई ये समझ नहीं सकता कि सोशल मीडिया की एक्चुअल में ताकत क्या है। आप लोगों ने जो आज तक एक सिनेरियो चलता आ रहा था पूरे देश में, एक वामपंथी विचारधारा हावी रहती थी पूरे देश में, खास तौर पे वो तथाकथित बुद्धिजीवी, पत्रकार और नेता जो अपने आप को कहलाते थे, वो पूरी दुनिया में एक नैरेटिव भारत को लेकर पैदा करते थे। आज उस नैरेटिव को अगर कोई रोक पाया है तो वो आप लोग हैं। इसलिए आप लोग अपने लिए भी एक जोरदार तालियां बजाइए। तो अब मैं बहुत इधर उधर की भाषण नहीं करूंगा, और आप चूंकि अपने स्पीकर्स को सुनने आए हैं तो सबसे पहले मैं आनंद सर को इनवाइट करूंगा। आनंद सर आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा पहला सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं हिंदी में बात करूँगा। मेरी हिंदी कुछ जर्नलिस्ट के जर्नलिज्म से तो बेटर ही है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, आके कल मैंने ट्वीट किया जब मैं वहाँ गया, तो उसके बाद से काफ़ी, कपिल जी जानते हैं, काफ़ी मार पड़ रही है। एथीस्ट वहाँ कैसे पहुँच गया और कैसे तो ये लोगों को बताना भी चाहिए कि हिंदुइज्म ही एक ऐसी फिलॉसफी है जहाँ पे एथिज्म को भी एनकरेज किया जाता है। इससे बड़ी क्वेश्चनिंग और फिलॉसफी क्या हो सकती है? आपने कभी सुना है इस्लाम में कोई कहे कि भाई तुम मुस्लिम मत बनो, एथीस्ट बनो? उसकी तो पनिशमेंट डेथ है। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा है, हिंदुइज्म में ऐसा है कि क्वेश्चन करो, चारवाक फिलॉसफी। अगर तुम एथीस्ट नहीं हो, कम टू आवर फोल्ड। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव कहने में मुझे बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। और दूसरी बात, मुरलीधर जी का मैं बहुत आभारी हूँ। ये मेरे बहुत ही प्रिय मित्र ही नहीं हैं, ये मुझे इन्होंने दूसरी बार बुलाया। नॉर्मली लोग मुझे एक बार बुलाते हैं, उसके बाद दोबारा नहीं बुलाते। तो मुरलीधर जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बार आपने मुझे बुलाया, क्योंकि इससे पहले सभी मेरे मित्र हैं, एक राज्यसभा के एमपी, उन्होंने मुझे बुलाया और
वो टॉपिक था डायनेस्टी अ कर्स फॉर इंडिया। तो वो कांग्रेस को बहुत गालियां पड़ रही थी और देवेंद्र फडणवीस जी ने इनॉग्रेट करी थी वो, और मैंने 94 बीजेपी के ऐसे एमएलए और एमपीज गिन दिए जो कि डायनेस्ट हैं। एक बार मुझे बुलाया स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि वाई बीजेपी इज सो गुड फॉर द फार्मर्स। वहाँ पे मैंने वो पूरा लताड़ा की फार्म बिल्स वापस क्यों लिए, ये असली देश हित तो वो था जो आप कर रहे थे वापस, तो उसके बाद दोबारा नहीं गया। एक बार किसी फिक्की की वो थी कि बीजेपी इज़ वेरी गुड फॉर encouraging बिजनेसेस। वहाँ पे जाके मैंने लताड़ा की 1800 PSUs हैं, 400 नॉन फंक्शनल हैं, 21% ऑफ आपका एनुअल बजट PSUs में जाता है। कुछ ऐसे PSU हैं जो कि 40 साल से आप चला रहे हैं, जो WHO ने कह दिया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाना बंद करो, वो 40 साल से बना नहीं रहे, लेकिन 3-3 हज़ार करोड़ हर ले रहे हैं। उसके बाद से नहीं बुलाया, तो होपफुली तीसरी बार भी बुलाइएगा मुरलीधर जी। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ। ऐसा कोई रीज़न नहीं है, जो मेरे मन में आता है, मैं जो सच है मुझे लगता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है सच है वो मैं बोल देता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ द फाउंडेशन फॉर garnering trust, whatever little trust people have in me. I think it is because they truly believe कि yes, this guy does not have an agenda. और इसकी आप माने या ना माने, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि 2018 में मोदी जी ने कहा था कि मैं तो चौकीदार हुई हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब चौकीदार बनो। मैंने वो सीरियसली ले लिया, और जब कॉमन मैन चौकीदार बनता है तो वो पार्टी का हित या किसी आदमी का हित या किसी आइडियोलॉजी का हित नहीं देखता, वो सिर्फ राष्ट्र का हित देखता है। तो जो भी कदम मोदी जी उठाते हैं, अगर वो अच्छा उठाते हैं, प्रेज वर्दी है, चौकीदार प्रेज करेगा। लेकिन अगर वो गलत उठाते हैं, अगर वो अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट उठाते हैं, तो एज अ चौकीदार, उन्होंने ही तो चौकीदार बनाया ना, मैं तो नहीं कहा था कि मोदी जी मुझे चौकीदार बना दो। अब उन्होंने ही गलती करी है तो वो भुगतेंगे। तो जो जो उनके गलत स्टेप्स हैं, हम सबका कर्तव्य है, सबसे ज़्यादा तो बीजेपी वालों का कर्तव्य है कि उनको बताएं। जैसे कबीर ने क्या कहा है, निंदक नारे राखिए। बट ये मेरी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, लेकिन अब मैं सब्जेक्ट पे आना चाहता हूँ, क्योंकि राइज ऑफ हिंदू कॉन्शियसनेस जो ये कहा है, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, बहुत ही अच्छी बात है और एकदम करेक्ट है ये। लेकिन इसमें भी मैं अगर एज अ चौकीदार आपको मैं बात बताऊं कि सोशल मीडिया ने बिल्कुल हिंदू को जगाया है, लेकिन कभी कभी जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो द क्वेश्चन इज इट बेटर टू वेक अ पर्सन अप देन टू लेट दैट पर्सन स्लीप knowing that he has nothing to wake up to? यही हाल हिंदुओं का है। जब वो सो रहे थे तो उन्हें पता नहीं था कि उनके अगेंस्ट अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन, थर्ड क्लास सिटीजन मानते हैं, उनको ही पता नहीं था, वो सो रहे थे, सपने आ रहे थे उनको आराम से। हमने उनको जगा दिया सोशल मीडिया ने, और जाग के उन्होंने ये देखा कि मेरे तो पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। जिस सरकार से मेरी अपेक्षा थी, जो सो कॉल्ड हिंदुत्व हृदय सम्राट सरकार, उसने कांग्रेस से ज्यादा बेड़ियां तो उस सरकार ने मेरे उसमें बांधी हुई। तो हिंदू को जगाया है, लेकिन अब जागा हुआ हिंदू अब ये सोच रहा है कि ये हो क्या रहा है, मैं तो सोते हुए ही अच्छा था। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, इनफैक्ट एग्जाम्पल तो 8 हैं। मैंने अभी एक स्पीच दी बॉम्बे में प्रबोधन मंच के उस पे, कि 8 रीजंस कि हिंदूज अपने ही देश में, सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र, जो लेफ्ट कहता रहता है हम तो हिंदू राष्ट्र में आ गए, हिंदू राष्ट्र में ही हम 8th क्लास सिटीजन हैं। मतलब सेकंड क्लास सिटीजन तो पता नहीं कब थे, उसके बाद 3rd, 4th, 5th, 6th, अब 8th क्लास सिटीजन हैं। और ये ऐसे रीजन नहीं है कि आपने एनेक्डोटली किसी हिंदू के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, नहीं। ये जुडिशियल, ये एग्जीक्यूटिव की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारी पॉलिसीज की तरफ से। तो हर एंगल से आप लें, क्यों है कि सिर्फ हिंदूज के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? आपने कभी देखा है किसी मुस्लिम राष्ट्र में मुस्लिम के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, वहां तो पॉजिटिव हो रहा होता है मुस्लिम के अगेंस्ट। दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, अदर रिलीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन सऊदी अरेबिया, नॉट मुस्लिम्स। देन व्हाई इज इट दैट इफ वी आर प्रोक्लेमिंग दिस, और द लेफ्टिस्ट आर प्रोक्लेमिंग दिस हिंदू राष्ट्र, हिंदूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट में आपको गिना दूं मैं कुछ चीज़ें कि आपको ये लगेगा कि मैं तो सोता हुआ ही अच्छा था, मैं अब जाग गया हूं,
लेकिन ना मैं कुछ प्रोटेस्ट कर सकता हूं क्योंकि सरकार मेरी है ना मैं चल सकता हूं क्योंकि पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, ना मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो मैं करूं क्या? जैसे कहते हैं करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, वाह मोदी जी वाह। बिल्कुल वो सिचुएशन आ गई। पहला रीजन, हिंदू टेंपल्स गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। वाई? लाखों करोड़ों रुपए जो कि हिंदूज के हैं, जो कि हिंदूज अपने टेंपल्स को दे रहे हैं ताकि उनका टेंपल फले फूले, वो टेंपल 6-7 चीजें ऑर्गेनाइजेशन ऐसी स्टार्ट करे कि हिंदुओं का भला हो, वो सारा पैसा सरकार के पास में है, सरकार कंट्रोल कर रही है। बोर्ड्स पे, टेंपल बोर्ड्स पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला की 5 देवस्थानम बोर्ड्स को कंट्रोल करती है। सीपीआईएम के मेंबर्स बने हुए हैं बोर्ड मेंबर्स हिंदू टेंपल्स के। ये सेकुलरिज्म है। इस सरकार ने टेंपल्स, ज्यादा टेंपल्स अपने कंट्रोल में रख दिए हैं कांग्रेस सरकार से बड़ी। अगर 1959 में कांग्रेस सरकार एक लेजिस्लेशन ला सकती है जो कि सुप्रीम कोर्ट का 1954 जजमेंट लगभग ओवरटर्न कर दे, तो पिछले 8 साल से तो मोदी की सरकार है। वो ऐसा नहीं ला सकती कि वो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में जजमेंट दे और कांग्रेस का जो एक्ट है, एंडाउमेंट्स एक्ट, वो ओवरटर्न कर दे। और सिर्फ यही नहीं है कि स्टेट ऑडिटिंग चार्जेस लेता है फ्रॉम 5 to 21% फ्रॉम टेंपल्स। 110,000 टेंपल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में। पर इससे इतनी लॉस नहीं है। सबसे ज्यादा लॉस क्या है कि जितना टेंपल लैंड है, 2 करोड़ स्क्वायर फीट ऑफ लैंड तमिलनाडु अलोन, 478,000 एकर्स में, आपको गिनाना नहीं चाहता सारे आंकड़े जो हैं, वो गवर्नमेंट रेंट सेट करती है उस पे। जो तमिलनाडु में ही जो 6,000 करोड़ होना चाहिए, रेंट मिलना चाहिए हिंदू टेंपल्स को उनके लैंड से, उनको 50 करोड़ मिलता है, 1% भी नहीं मिलता। ये जो लॉस हो रहा है, ये 20, 30, 40 साल से चला रहा है, ये लाखों करोड़ का लॉस है। बाकी किसी रिलीजन के मॉस्क्स हुए या चर्चेज हुए, वो चाहे तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, वो चाहे अपनी पाठशाला सेटअप कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रखी है हिंदू टेंपल्स को। तो हिंदू जब जागा है, सोशल मीडिया ने जगाया है, लेकिन जाग के वो ये पा रहा है कि मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मेरे अपने टेंपल्स भी मेरे हाथ में नहीं है। नंबर 2, राइट टू एजुकेशन। कांग्रेस लाई थी ये एक्ट, बीजेपी ने इसको रेटिफाई किया, अभी तक ये चलता है। इसमें सिर्फ जो ओनस है वो सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स को है कि 25% कोटा आप ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेशन के लिए रिजर्व करें। मुस्लिम रन स्कूल्स को नहीं है, क्रिश्चियन क्यों भाई? सिर्फ हिंदूज के ऊपर ही ये ओनस है। और इससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट कॉम्पेंसेट जब करती है, वो सालों साल बात करती है थ्रेट्स के बाद, तब तक हिंदू रन स्कूल्स बैंकरप्ट। 100,000 लोग कह रहे हैं कि स्कूल्स हैव बीन शट डाउन। पिछले 12 सालों में 1 लाख से ज्यादा हिंदू रन स्कूल्स बंद हो चुके हैं, क्योंकि स्कूल्स के पास पैसा नहीं है ये 25% रिजर्व करें, स्कूल यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड करें, बुक्स प्रोवाइड करें। लेकिन मुस्लिम रन स्कूल्स ये नहीं कर सकते, सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स के ऊपर है ये ओनस। क्यों? तो जागा हुआ हिंदू कह रहा है कि ये तो, और ये सुप्रीम कोर्ट ने रेटिफाई कर दिया। इसके बाद आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे जाइए, ये सिर्फ हिंदू पे क्यों है कि 1947 से पहले जैसा भी स्टेट था, जितने भी मंदिर टूट के मस्जिद बनाई गई वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्यों? मेरा लीगल राइट नहीं है एज ए हिंदू और एज एन इंडियन। ये तो हिंदू वाली बात भी नहीं, ये तो एज ए इंडियन बात है। ये मेरी हेरिटेज, मेरी कल्चरल सिविलाइजेशन की बात है। और जो मोहन भगवत जी ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, क्यों नहीं ढूंढो? जो मंदिर जहां शिवलिंग था तोड़ के मॉस बनाइए, उस मंदिर में जाके शिवलिंग निकलना चाहिए। ये सिर्फ 2 या 3 मंदिरों का वो नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान व्यापी की बात नहीं है। जो लीगली राइट है वो लड़ने से भी आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है। उसके बाद से वक्फ एक्ट पे आएंगे तो मुझे शायद ये जो प्रॉपर्टी है ये भी वक्फ एक्ट की हो। आप यकीन करिए 71% ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इन दिल्ली आर वक्फ बोर्ड की। आप प्रोविजंस उनके सेक्शंस पढ़िए, कांप उठेंगे। ऐसे हिंदूज के लिए कोई एक्ट नहीं है, बल्कि एक और एक्ट आने वाला था कि वक्फ का जो एस्टेट ऑफिसर है वो कभी किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ क्रिएट करके, डिक्लेयर करके, आपके पास राइट भी नहीं थी कि आप कोर्ट के पास जाइए। तो हिंदू जागा हुआ है, लेकिन हिंदू सोच रहा है कि ये तो मेरी सरकार है। आप 300 करोड़ के कॉरिडोर बना रहे हैं, आपने इतना भव्य ये बनाया है महाकाल
का जो पूरा कॉरिडोर बनाया है, 3 महीने की हुंडी कलेक्शन तिरुपति की 750 करोड़ है, डबल ऑफ दिस। तिरुपति अगर चाहे तो ऐसे 150 कॉरिडोर बना सकती है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। हिंदुओं को दीजिए उनका पैसा। सरकार 300 करोड़ रुपए आपकी तरफ फेंक के कहती है कि खुश हो जाओ, ये आपकी सरकार है। सॉरी, ये सोच हिंदुओं को, ये सेकंड लेवल पे सोच आनी चाहिए। और ये जब तक हमारे जो दिग्गज हैं वो ये सोच नहीं लाएंगे, ये हम कॉमन मैन का, ये टॉप डाउन से ही आएगी। ये बॉटम अप से जितनी आनी थी हम लोग ला सकते थे वो ले आए। अब है कपिल जैसे लोगों जी का। तो अब मैं यहीं रुकूंगा, और चेतना भले ही आ जाए लेकिन दुख, चेतना आने के बाद दुख नहीं होना चाहिए, वो दुख अभी है। थैंक यू सो मच। रंगनाथन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सर हिंदी कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। आप तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। और यकीन मानिए यहाँ जितने लोग हैं और ये इनके दिलों में आज आप बस गए हैं। आपने जिन मुद्दों को उठाया वो काफ़ी अहम मुद्दे थे। आपने संवाद में अपने मंदिर व्यवस्था की बात की, राइट टू एजुकेशन की खामियों पर भी चर्चा की, हिंदू हितों से जुड़े सभी मुद्दों को उठाया जो आज के वक्त में ज़रूरी है। खैर, अभी हमारी एक साथी बोल रही थी कि इस मॉडरेशन के लिए, चूंकि इतने सीनियर वक्ता हैं, आपकी उम्र कम तो नहीं है? तो मैंने कहा भाई ये राष्ट्रवादियों का, उज्जैन में राष्ट्रवादियों का सम्मेलन है, महाकुंभ है, और मेरे जैसे न जाने कितने युवा जो है इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे अगले वक्ता जो है ना, वो लाखों युवाओं के धड़कन है। वो जो अपने शो में बोलते नहीं है, वो दहाड़ते हैं। वो दहाड़ के विपक्ष की या जो भी राष्ट्र के विरोध में जो भी बातें करते हैं ना, उनके बोलती बंद कर देते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई प्रदीप भंडारी जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। प्रदीप भाई, आप वहीं से बोलेंगे? इधर आजिए, आजिए, आजिए। महाकाल की धरती पे हूँ और अपनी बात मैं चाहता हूँ कि जितने भी महाकाल के भक्त यहाँ पे बैठे हैं, मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोले जय महाकाल। मुझे लग रहा है लंच के बाद आवाज नहीं आ रही है, महाकाल कॉरिडोर भी बन चुका है। एक और बार मैं कोशिश करूंगा, जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। हर महादेव। जो इस वक्त ये सेंटिमेंट इस हॉल के अंदर है, ये टॉपिक को काफी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। और जो चेतना जागी है, वो चेतना इस वक्त हर युवा के मन में जो इस हॉल के अंदर है और हर युवा के शब्दों में इजीली बयां की जा सकती है। मैं अपनी वाणी शुरू करूं उसके पहले मैं हिंदू नेशनलिस्ट सोशल मीडिया कॉन्क्लेव पे जो ये मुद्दा रखा गया है, इसके लिए मैं भारत नीति का श्री मुरलीधर राव जी का और तमाम ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि आज जो हमारा देश है और जो हमारी संस्कृति है, आनंद जी ने बहुत बखूबी उन बातों को आपके सामने रखा। और मैं कहना चाहता हूं कि आपकी हिंदी काफी इंप्रूव हो चुकी है। अब आपको हिंदी शोज पे भी आना शुरू कर देना चाहिए अपने 30 सेकेंडर्स के लिए। तो हमारा जो देश है इस वक्त एक बहुत बड़े इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा है और हमारी जो सनातन संस्कृति है वो एक बहुत बड़े इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ी है। अगर मैं आजादी के बाद से अभी तक देखूं और दो कंपैरिजंस करूं और पर्टिकुलरली पिछले 8 साल का कंपैरिजन करूं, जहां पे हिंदू चेतना जागी है जो हमारे मुल्क के अंदर, वहां पे अगर आप देखेंगे कि जो हमारे मुल्क को पहले एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया पाकिस्तान के साथ सेम ब्रेथ में लेते थे, आज हमें यूनाइटेड किंगडम, यूएस, इन सब के साथ में एक सेम ब्रेथ में लिया जा रहा है। और वहीं एक मुल्क जो हमारे साथ में ही आजाद हुआ था पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इस्लामिक कोट अनकोट आप कह सकते नेशनलिज्म के राह पे गया था, आज उसके पास खाने को
आटा नहीं है, प्याज नहीं है, वो भीख का कटोरा लेकर पूरे मुल्क में पूरे अक्रॉस ग्लोबल फ्रेटर्निटी में घूम रहा है। और ये दो ट्रैजेक्टरीज हैं, दो पाथ्स की। एक पाथ है सनातन भारत का पाथ, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया गया है, जहां पे रेडिकलिज्म और फंडामेंटलिज्म को एज फ्रिंज रखा गया है, पर्टिकुलरली इन द लास्ट 8 years। और दूसरा पाथ है जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का पाथ है। दोस्तों, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क जरूर है कि एक मुल्क संवैधानिक मुल्क है, पर एक बहुत बड़ा फर्क यह है जो डेमोग्राफी का फर्क है। आज मैं कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहना चाहता हूं कि हम एक हिंदू मेजॉरिटी देश हैं और इसीलिए हम एक संवैधानिक देश बने हुए हैं। अगर हम एक हिंदू मेजॉरिटी देश नहीं होते तो ना कोट हम कोट एक सेक्युलर देश बने होते, ना हम एक संवैधानिक देश बने होते। पर चिंता इस बात की है कि जिस हिसाब से हमारे देश में जो डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है, और ये कई रिपोर्ट्स बताती है कि 2050 तक हमारा देश सबसे ज्यादा माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन पूरे विश्व में कहीं होगी तो हिंदुस्तान के अंदर होगी। अब आप मुझसे कहेंगे तो इसमें गलत क्या है, आप इतने कम्युनल क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, चिंता इस बात की है कि जब मैं एज अ चुनावी विश्लेषक इस देश के कोने कोने में घूमता हूं तो मैं ये पाता हूं कि इस देश के उन कोनों में जहां हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, वहां पे ना सेक्युलरिज्म की बात होती है, वहां पे ना विकास के नाम पे वोट होता है, वहां पे ना कोई आर्थिक आधार पे वोट होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ धर्म देखा जाता है। मतलब आज मैं आपको अगर मैं उदाहरण दूं, मेरे साथ पास में 15 ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। बारामुल्ला जहां पे 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है, श्रीनगर जहां पे 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लक्षद्वीप जहां पे 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है, किशनगंज बिहार जहां पे 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मालदा दक्षिण जहां पे 55% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जहांगीरपुर जहां के अंदर 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है, अगर मैं दुबरी की बात करूं वहां पे 55% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मल्लापुरम की बात करूं मैं 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, पुनल की बात करूं तो वहां 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, बरपेटा की बात करूं मैं 55% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुर्शिदाबाद की बात करूं मैं तो 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, करीमगंज की बात करूं तो मैं 50 से 55% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और इन सब के सब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो 15 है, यहां पे सेक्युलर पार्टीज ने जो कैंडिडेट दिया था वो 90% प्लेसेस में एक मुस्लिम था, और सिर्फ यहां पे अगर आप हिस्टोरिकली ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो जीता सिर्फ मुस्लिम ही। किसी ने इस देश में अभी तक यह स्टडी नहीं किया है कि क्या एक हिंदू बेटी अगर इन इलाकों के अंदर रात को 7 या 10 बजे के बाद में आराम से घूम सकती है क्या? क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहां पे है क्या? क्या अगर हम माइनॉरिटीज की बात करते तो इन जगह, इन जिलों में जहां पे ये हिंदू माइनॉरिटी में है, क्या उनके पास वही राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली कोट अनकोट माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं, मुस्लिम्स की बात करते हैं, उनके पास बाकी देश के अलग अलग कोनों में होता है? मैं आपको बड़े दुख के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अगर हम विकास, विकसित बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक जीडीपी की बात कर रहे हैं, पर इन इलाकों में ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ फैक्टर। ये कोई फैक्टर ही नहीं है। यहां पे सिर्फ यही निर्धारित होता है कि मुसलमान वोटर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों वोट करता है। मतलब ये एक फैक्ट मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं, दिस इज द हार्ड फैक्ट इन रियलिटी ऑफ इंडिया, कि हमने सेक्युलरिज्म की आड़ में सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो 110 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 25%, 20% वोट्स इन्फ्लुएंस करती है, जो 15 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर 50% से ज्यादा वोट्स इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी जो ग्रोथ रेट है इस वक्त
वो बाकी किसी भी धर्म की ग्रोथ रेट से ज्यादा है, और ये मैं फैक्ट कोट कर रहा हूं, वहां पर हमारे कोई भी संवैधानिक मूल लेटर एंड स्पिरिट में अप्लाई क्यों नहीं होते हैं? और इसीलिए क्या अब जरूरत है इस देश के अंदर कि माइनॉरिटी कौन है, इसको रीडिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू जहां काफी बड़ी पॉपुलेशन में रहता है, वो पिछले 30-40 साल के अंदर एक माइनॉरिटी बन जाता है, पर ऐसा उन इलाकों में नहीं होता जहां हिंदू मेजॉरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में है। वहां पे सब पैरिटी में होता है जैसा होना चाहिए, पर जहां हिंदू माइनॉरिटी में वहां ऐसा क्यों नहीं होता? मैं आपसे ये पॉलिटिकल बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि किसी भी देश का भाग्य उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है वो निर्धारित करता है। कुछ समय पहले इस देश के राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहना, हिंदू आतंकवाद कहना मीडिया के लिए, हर व्यक्ति के लिए नॉर्मल था। आज जैसा आनंद ने कहा कि हिंदू जागा है, पर दिस इज नॉट इवन द सेकंड स्टेप, दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप इन द लॉन्ग रोड। तो सवाल यह है, मुरली जी ने चेतना की बात, मुरली जी ने अपने भाषण के अंदर या जब व्हेन ही वाज पॉन्डरिंग कि व्हाट शुड द ऑडियंस डिस्कस, उन्होंने कहा माइनॉरिटी। मैं पूछना चाहता हूं, द टाइम हैज कम कि माइनॉरिटी कौन है? अगर एक जिले के अंदर अगर हिंदू माइनॉरिटी में है तो उसको माइनॉरिटी राइट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? अगर एक सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है तो माइनॉरिटी की जब बात होती है तो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी की क्यों बात होती है? पारसीज की बात क्यों नहीं होती, विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, जो एक्चुअली सबसे बड़ी माइनॉरिटी है? माइनॉरिटी की डेफिनेशन पे इस देश में सिर्फ मुस्लिम्स का मोनोपोलाइजेशन कैसे हुआ? ये जो हुआ है ये सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारे देश में कहीं संविधान में ये नहीं लिखा माइनॉरिटी इज इक्वल टू मुस्लिम, या ये भी नहीं लिखा कि कितना प्रतिशत जो व्यक्ति कोई कौन सी अगर धर्म है वो कितना प्रतिशत रहेगा वही माइनॉरिटी होगा। विच मीन्स दैट इन 2050 when the rate of Muslim population becomes more than the rate of Hindu population, जो अभी धीरे धीरे हो ही रहा है, जहां पे वो सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो आज भी है, जो और गति से बन जाएंगे, उनको ही वो माइनॉरिटी राइट्स मिलेंगे। मतलब जो 110 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम्स इन्फ्लुएंस करते थे, वो आगे चल के 170-180 हो सकता है। उसमें कोई आपका विकास काम नहीं करेगा आज की स्थिति में। आपने बंगाल के अंदर देखा कि जब बंगाल के नतीजे आए, एक एंटी हिंदू पोस्ट पोल वायलेंस किस तरीके से ऑर्केस्ट्रेटेड रूप से बंगाल के कोने कोने में हुआ। क्या कर पाए हिंदू? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कर पाए हिंदू? क्या कर पाए देश के अंदर लोग? अल्टीमेटली संवैधानिक ढांचे के अंदर एक प्रोसेस रहता है, पर सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी रहती है। और आज जिस हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रेसिडेंट रूल लगाना इतना आसान नहीं है जो पहले हुआ करता था। विच मींस किसी भी स्टेट की जो रियलिटी होगी, ये आपको आंखें खोल लेनी चाहिए कि वो उस देश की या उस जगह की, उस स्टेट की, उस जिले की, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उस पंचायत की सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफी होगी। मैं जितने भी यहां स्टूडेंट्स बैठे, एकेडमिशियंस बैठे, उनको कहना चाहता हूं, आप में से कितनों ने वो स्टडी करी कि आप में से कौन एक महीने तक ऐसे इलाके के अंदर रहा? मेरा जब इलेक्शन एनालिस्ट मलप्पुरम के अंदर गया था, ये 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की बात है, ये दिस इज द हार्ड फैक्ट। रमजान का समय था और उस वक्त बीइंग अ हिंदू उसको खाना खाना था। उसका नाम सोमवीर कौशिक है, जो अभी भी मेरे साथ काम करता है। पूरे मलप्पुरम के सभी दुकानें बंद कर दी गई थी। क्यों? अगर हम एक सेक्युलर देश में रह रहे हैं तो अगर एक धर्म न्याय संगत अगर रमजान का पालन कर रहा है, करना चाहिए जब उनका पावन पत्र त्योहार है, पर उस वक्त हिंदू जो है वो तो उसका पालन नहीं कर रहा, तो क्या सेक्युलर देश के अंदर मलप्पुरम के अंदर उस हिंदू को खाना या पानी मिलना नहीं चाहिए था? क्या मिलना चाहिए था? पर ऐसा होता नहीं है।
आप में से बहुत सारे लोग क्योंकि एक एक महीने तक 15-15 दिन तक इन जगहों पे नहीं रहे हैं, सो आप समझ नहीं सक रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंस होता है. एंड दिस इज द बिगेस्ट डेंजर, ये जो हिंदू चेतना जागी है उसको. और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप सोचते हैं क्यों बार बार में बीच बीच में अभी आपने सुना कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया, इसके पहले राम भगवान का अपमान किया, क्यों ये इतने इतने ज्यादा फ्रीली कर पाते हैं? ये कोई कोइंसिडेंटली नहीं करते, ये बार बार अपने उस पॉकेट वीटो को कहते रहते हैं, देखो हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात कर रहे हैं. और आप डिफरेंस देखिए टॉलरेंस लेवल का. एंड दिस इज अ हार्ड फैक्ट कि एक तरफ सरतन से जुदा हो जाता है, दूसरी तरफ संवैधानिक एक्शन तक नहीं होता. सो विच मीन्स दैट डेस्टिनी ऑफ इंडिया आगे चल के किस बात पे निर्धारित होगी? ये कम निर्धारित होगी इस बात पे कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल पॉलिसीज क्या है. ये इस बात पे निर्धारित होगी कि आपकी डेमोग्राफी आगे चल के क्या है. यही एक सत्य है जो आगे चल के 20 साल में आपके आने वाली जनरेशन को फेस करना पड़ेगा. या तो जो सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसके अधिकतर चिंतनकर्ता, उसके इंटेलेक्चुअल्स वो विकास की बात करे, पर नहीं, आप उनकी वाणी उठा के देख लीजिए, उनमें से एक कोई भी फंडामेंटलिस्ट चीज को क्रिटिसाइज नहीं करता है. अभी हिंदुओं की क्या हालत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, क्या आपने किसी भी सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, और मैं बार बार सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि फैक्चुअली दे आर नॉट द माइनॉरिटी, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी. क्या सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के किसी भी इंटेलेक्चुअल ने जाके जो माइनॉरिटी राइट्स के लिए नॉट इन माय नेम लेके प्लैक कार्ड्स खड़े हो जाते, उनमें से किसी एक ने भी माइनॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर है उसकी बात की नहीं की? क्योंकि ये सब गार्ब है, ये सब झूठ है. सत्य यही है कि पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल फंडामेंटलिस्ट नैरेटिव चल रहा है, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी देश सिर्फ एक ही है और सनातन संस्कृति सिर्फ एक ही है, और वो तभी तक बनी रहेगी जब तक ये डिस्प्रपोर्शनेट इस देश के अंदर डेमोग्राफिक इंबैलेंस नहीं होगा. तो पॉपुलेशन कंट्रोल की इतनी हम लोग बात कर लेते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि जब वो पॉपुलेशन कंट्रोल इंप्लीमेंट होगा, क्या उसको ऐसा तो नहीं इंप्लीमेंट करने वाला सिर्फ एक धर्म हो जाएगा, इंप्लीमेंट करने वाले कुछ लोग हो जाएंगे और बाकी दूसरी तरफ? क्योंकि जब ये नीचे तक इंप्लीमेंटेशन जाएगा, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे जाएगा, लोकल ब्यूरोक्रेसी लेवल पे जाएगा, बॉर्डर एरियाज पे जाएगा, क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म इस चीज को इंप्लीमेंट करेगा और दूसरी तरफ इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा? वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग डीपली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, एंड दिस इज माय बिगेस्ट वरी. और ये मैंने जमीन पे देखा है, क्योंकि मीडिया नैरेटिव, राजनीति, सब कुछ इसी के हिसाब से तय होती है. ये तो आप देख चुके हैं, पॉकेट वीटो पहले होता था, आज पॉकेट वीटो नहीं है. तो आप जो आनंद ने बात करी कि एक चेतना जागी है, पर अगर ये कल को पॉकेट वीटो और आ गया तो अपने आप यू विल बी बैक टू द एरा जहां पे एक भगवा या हिंदू अपने आप को कहना वाज कंसिडर्ड टू बी कम्युनल. चेंजेस जरूर हुए हैं. अगर आप देखें आरआरआर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो सनातन संस्कृति के ऊपर डिपिक्ट किया गया, एंड पीपल हैव अप्रिशिएटेड इट. और विचित्र बात यह, मैं भी आमी के साथ में था, कि हमारी पूरे सनातन संस्कृति हर जगह फैली हुई है. अगर आप गोरखा रेजिमेंट के वॉर क्राई को करेंगे, जय मां काली, आयो गोरखाली, मां काली इसके अंदर है. अगर आप हमारे फ्रीडम फाइटर्स को देखेंगे, हर ने शक्ति सनातन से अपने आप को इंस्पायर किया, पर 70 सालों के अंदर हमको बता दिया गया था कि सनातन इज कंप्लीटली अलग, इंडियन हेरिटेज और हिंदू हेरिटेज अलग है, जो कंप्लीटली गलत था. एटलीस्ट आज जो चेतना जागी है, आनंद जैसे लोगों की वजह से, शेफाली जी जैसे लोगों की वजह से, यहाँ पे जितने भी लोग सब बैठे हैं, आप सभी की वजह से. बट मैं थोड़ी सी एक चिंता आपके सामने रखना चाहता हूं, और ये सबसे बड़ी मेरी चिंता है कि हमने इस चीज को तो एक्सपोज कर दिया है कि हिंदू हेरिटेज के बिना इंडियन हेरिटेज कुछ नहीं है, पर अपना ध्यान जरा ये जो डिस्प्रपोर्शनेट डेमोग्राफिक चेंज देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है उस पर ध्यान डालिए और उस पे चेतना डालिए. क्योंकि अगर उस पे आप चेतना नहीं डालेंगे तो जो ये हिंदू चेतना जगी है, वो चेतना एक ऐसा ना हो कि दिए के जैसे बुझ के चले जाए. इसको सूर्य के प्रकाश के समय निरंतर अब आगे रहना है. इसलिए ये लड़ाई जो है वो लंबी है. और आप अपना ही मत सोचिए, आने वाले अपनी जनरेशंस का सोचिए, अपने बच्चों का सोचिए
कि जब स्थिति डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होगा तब क्या होगा, और सेक्युलरिज्म भी इस देश में तभी बचे रहेगा जब डेमोग्राफिक इम्बैलेंस डिस्प्रपोर्शनेट ना हो। मैं एक बात बस आखिरी में कहना चाहता हूं कि अगर आप में से किसी को लग रहा है कि मैं एक फॉल्स अलार्म इस मंच पर रेस कर रहा हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप में से कोई भी इन सब में से एक एरियाज में जाके एक हफ्ता रहें और अपनी संस्कृति को उस एक हफ्ते में पालन करने की कोशिश करिए। और मेरा एक सवाल इस पूरे के पूरे हॉल से जितने भी सेक्युलर्स हैं, जितने भी मॉडर्न हैं, उनसे है कि आप जब भी, अगर आपने सोचा होगा कि ये ग्लोबली आप हिंदू को कम्युनल, रेट्रोगेट, अरे विकास के अगेंस्ट है, उस पर जितना भी आप लांछन लगाने की कोशिश करें और बहुत स्लाइली लगाने की कोशिश करें, पर ये जितने भी मॉडर्न लोग हैं जो कहते हैं नहीं ये क्या हिंदुत्व है, देखो ये क्या क्या हिंदू है, अरे ये कम्युनल है, ये सब जब अपना घर लेते हैं दिल्ली के अंदर, सब लेंगे GK2 में, सब लेंगे सफदरजंग एनक्लेव में, सब लेंगे सब साउथ दिल्ली में, कोई भी जामा मस्जिद के पास में या उस इलाके में क्यों नहीं अपना घर लेता? क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर इनको भी पता है स्थिति क्या है। तो इसलिए जागिए, क्योंकि आप जब जागेंगे तभी ये चेतना जागेगी और इसका समाधान निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। क्या ही बोला जाए प्रदीप भाई, आपने जो ज्वलंत सवाल उठाया है, तो मैं तो लिख रहा था, मैंने सोचा पहले नोट डाउन कर लूँ, हो सकता है संवाद को आगे बढ़ाने में थोड़ा सी मदद मिल जाएगी। लेकिन मैं आपके संवाद को, आपके बातों को सुनते सुनते लिखना ही भूल गया। आपने आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण बात को उठाया है, जो देश में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। ये आमतौर पे हम लोग इसमें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इसको हल्के में ले लेते हैं, चलो ठीक है आज नहीं कल हो जाएगा, सरकार कर लेगी, ये कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन ये वाकई में हम सभी के लिए चिंतनीय विषय है, एक सवाल है, और सभी को इस पर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और ये जो एक राष्ट्रवादियों का एक जो महाकुंभ आयोजित हुआ है, ये इसीलिए हुआ भी है कि हम कैसे इसको, इन सब चीज़ों को रोक सकें। और इसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मुरलीधर राव जी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, कि उन्होंने एक ऐसा मंच प्रदान किया हम सभी को, जहां हम लोग हिंदू एकता पर, हिंदू हितों पर बात कर सकते हैं। खैर, अब आगे हम बढ़ें, और जो हमारे अगले वक्ता हैं, जिनके लिए आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे हिंदू शेर यार ताली बजा दो भाई। और आप जब ताली बजाओगे ना, तो हमारे वक्ता का जो है हौसला और बढ़ेगा, और ये जो संवाद हो रहा है ना, वो एक निष्कर्ष तक पहुंचेगा। ये आपकी तालियों की वजह से ही संभव हो पाएगा, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं ऐसे शेर को बुलाना चाहूंगा जिसका नाम सुनते ही जिनका नाम सुनते ही टुकड़े टुकड़े गैंग कांपने लगते हैं, जो राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी पत्रकार अपने आप को कहते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाती है इनकी दहाड़ सुनते ही। ऐसे हमारे कपिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की। इतनी हल्की सी जय, ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के गया है और तुम जय इतनी हल्की सी बोल रहे हो। थोड़ा जोर से जयकार महाकाल की नगरी से, विक्रमादित्य ऑडिटोरियम के अंदर से जब जयकार गूंजे, तो मध्य प्रदेश में जो टुकड़े टुकड़े की सोचने भी वाला, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार आप सभी का इस जयकार के लिए, और आभार श्री मुरलीधर राव जी का आज के इस आयोजन के लिए। और मैं कई बार
ये बात कहता हूं कि शायद पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बाद डंके की चोट पे इंस्टीट्यूशनलाइज करके हिंदू शब्द को सामने रख के कार्यक्रमों का आयोजन करने का राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है तो वो मुरलीधर राव जी हैं। इस शब्द से ही ऐसे दूरी बना दी गई थी कि ऐसे हिंदू बोलना पाप हो गया हो, लेकिन हिंदू कॉन्क्लेव, हिंदू सोशल मीडिया वॉरियर्स, इन सब शब्दों को, टर्म्स को खुलकर कहने का, चर्चा करने का, और केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अगर कोई एक व्यक्ति इस काम को कर रहे हैं। और इसीलिए भारत में जो गोवर्धन पर्वतधर होते हैं ना, जिनकी उंगली में पर्वत होता है, गिरिधर होते हैं, उनको ही मुरलीधर कहा जाता है। तो आप ये पर्वत को उठाने का अद्भुत कार्य कर रहे हैं, आपको नमन है, आपके इस संकल्प को नमन है। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे मध्य प्रदेश के लोगों से एक ईर्ष्या हो गई, बहुत खतरनाक ईर्ष्या हुई है। हमारी नजर लगेगी तुमको, ऐसे अद्भुत मुख्यमंत्री हैं आपके पास। क्या उनका अभिभाषण था धर्म के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में, शास्त्रों के बारे में, सरकार की छोटी छोटी योजनाओं के बारे में कितने अद्भुत तरीके से पिरो के बोला। मुझे लगता है शायद पूरे दुनिया में गवर्नेंस और धर्म को लेकर इतने अद्भुत तरीके से बात रखने वाले बहुत कम राजनेता बचे होंगे। उनमें से एक आपके मुख्यमंत्री हैं। ऐसे सौभाग्यशाली हैं आप लोग, और आज उनको सुनने का सौभाग्य हम लोगों को भी मिला। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं आधुनिक युग के चारवाक महर्षि कल इन्होंने ओढ़ लिया भगवा, महाकाल के दर्शन भी किए। वैसे लोग सोचते थे नास्तिक है, पर हमने तो भोले बाबा के आगे सिर झुकाए हुए देखा है। और सच में ये हिंदू धर्म की खूबसूरती है कि ये दोनों बातें संभव हैं। आप धर्म पे सवाल भी उठा सकते हैं और भोलेनाथ के आगे सिर भी झुका सकते हैं। ये केवल हिंदू धर्म में हो सकता है। प्रदीप भंडारी जी देश की जानी मानी आवाज है, रोज हम उनको सुनते हैं, उनकी गर्जना को सुनते हैं, उनके आह्वान को सुनते हैं। और आज उन्होंने जो विषय उठाए हैं वो बहुत गंभीर विषय है। जनसंख्या की असमानता का विषय कोई साधारण विषय नहीं है। और एक बात जो उन्होंने बोली, उन्होंने थोड़ा संभाल के शब्दों में बोली, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने ये बोला कि भैया जब तक हिंदू है तब तक ही भारत सेकुलर रह सकता है। हिंदू घटा देश, यही है सीधे एक शब्द में, हिंदू घटा देश बटा। हिमांशु जी का अद्भुत मंच संचालन है और सामने शेफाली वैद्या जी बैठी हैं। इस देश में अगर किसी को बिजनेस करना हो आज की तारीख में और विज्ञापन करना हो, प्रमोशन करना हो, पहले वो ये चेक कर लेता है मॉडल के ऊपर बिंदी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। नो बिंदी। जोरदार तालियां एक बार इस अद्भुत वीरांगना के लिए। और अकेले दम पर ठोक के, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हो, चाहे वो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हो, लेकिन तुम्हें धर्म की मर्यादा का पालन करना होगा। अपूर्वा जी यहां पर बैठी हैं, विकास भाई यहां पर बैठे हैं। शायद देश में सोशल मीडिया के माध्यम से नैरेटिव को बदला जा सकता है, इसकी सबसे पहले समझ जिन कुछ लोगों में से आई, उनमें से एक विकास पांडे जी हैं। जिया मंजरी मेरी बहन कितना अद्भुत काम कर रहे हैं पूरे देश में। स्ट्रिंग से विनोद जी बैठे हुए हैं, कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आशुतोष पालघर से, क्या अद्भुत काम वहां पर वकालत के माध्यम से भी और सोशल मीडिया की ताकत के माध्यम से भी। मैं तो नमन करता हूं, कहां से इन सब लोगों को एक जगह पर, ऐसा लग रहा है उज्जैन में आज ही कुंभ हो रहा है। हमारे हरि सिंह जी यहां बैठे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में ग्राउंड पे जाके गांवों में सोशल मीडिया के लिए लोगों को ट्रेनिंग दे रहे, ट्विटर अकाउंट गांवों में लोगों का बनवा रहे हैं हरि सिंह जी। ब्रजराज जी बैठे हैं ग्वालियर के पूरे क्षेत्र में, कितना अद्भुत। इधर कामाख्या नारायण सिंह पीछे स्टेज के बैठे हैं, अभी सामने आ गए होंगे। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की एक बेटी का भाग्य कैसे बदलता है, उसके ऊपर उन्होंने अद्भुत डॉक्यूमेंट्री बनाई है। अभी नेशनल अवार्ड मिला है कामाख्या नारायण सिंह को। बहुत
प्रशांत उमराव, देश के जाने माने वकील और धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने वाले, वो भी हमारे बीच में हैं। तो एक अद्भुत जोड़ आपने लोगों का किया है। मुरलीधर जी, प्रमोद जी भी यहाँ बैठे हैं, बहुत शानदार। मैं पुनः नमन करता हूँ इस आयोजन को। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो जहाँ पर आनंद जी ने खत्म किया था वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूँ। आनंद जी ने कहा कि हिंदू सोया हुआ था, जाग गया। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, सोया हुआ नहीं था, उसको बेहोशी का इंजेक्शन देके बेहोश करके ऑपरेशन टेबल पे लिटाया हुआ था, सोया हुआ नहीं था। ये जो झूठा इतिहास का इंजेक्शन, झूठे वर्तमान का इंजेक्शन, अपने ही प्रति कुंठा का इंजेक्शन, जहां हम पराजित नहीं हुए वहां पराजित बताने का इंजेक्शन, हमारे धर्म के प्रति ग्लानि का इंजेक्शन, हमारे परंपराओं के प्रति तिरस्कार का इंजेक्शन, अपनी वेशभूषा के पालन मत करो, गंदे लगते हो, बुरे लगते हो, ऐसी कुंठा का इंजेक्शन, ऐसे जहर के इंजेक्शन देके बेहोश करके ऑपरेशन की टेबल पे लेटाया हुआ था। और एक एक करके किडनी और लीवर और दिमाग को निकालने की तैयारी चल रही थी। तब देश में मोदी जी आए हैं उस परिस्थिति में। तो अभी तो बेहोशी खत्म होनी शुरू हुई है, अभी दौड़ने लायक स्थिति नहीं है। कोई इस गलतफहमी में रहना भी मत कि अभी हम किसी युद्ध की स्थिति में या दौड़ने की स्थिति में आ चुके हैं। अभी तो उठ के बैठ जाएं, पानी पीने लग जाएं, ड्रिप हट जाए, अन्न खाने के योग्य हो जाएं, चलना फिरना शुरू कर दें, तब याद दिलाएंगे कि पुराना शौर्य और साहस क्या होता था और गुलामी के एक एक प्रतीक को जड़ से उखाड़ के कैसे फेंका जाता है। यही हिंदू समाज और यही भारतीय सभ्यता करके दिखाएगी। और आज जो बात हुई हिंदू चेतना की और सोशल मीडिया की, आप और हम लोग जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हम में से किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई साधारण काम है या ये कोई पार्ट टाइम काम है जो हम लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट ने प्रवीण नेट्टारू जी की हत्या करवा दी। प्रवीण ने एक पोस्ट ने सोशल मीडिया की, उमेश कोहले जी, कन्हैया लाल जी, यानी कि आप में जो भी देश की और धर्म की बात कर रहा है उसमें और बॉर्डर पे खड़े हुए युद्धरत सैनिक में कोई अंतर नहीं है। प्राण दोनों के दांव पे लगे हुए हैं, दोनों के प्राण दांव पे लगे हुए हैं, क्योंकि उनको यह पता है कि युद्ध के माध्यम से भारत को जीत ले ऐसी उनकी औकात नहीं बची। इसीलिए षड्यंत्रों के माध्यम से भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उन षड्यंत्रों से लड़के अगर कोई इस देश को बचाने का काम कर सकता है तो आपके जैसे सोशल मीडिया के योद्धा कर सकते हैं। 3 उदाहरण मैं आपको देता हूं पिछले 1 हफ्ते के। एक नमूना खड़ा हुआ और रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाने लगा, कह रहे रामचरितमानस को बैन कर दो। मैंने कहा कर ले। इस दुनिया में, देश तो छोड़ दो, दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो रामचरितमानस को बैन कर सके। दूसरा, ये बीबीसी वाले खड़े हुए, कह रहे 2002 के ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मैंने कहा पहले बना लेते तो पिछली बार 300 की जगह 350 पिछली बार ही आ जाती। और तीसरा, जो अब अडानी ग्रुप के ऊपर। लेकिन ये क्या हुआ, अगर आप तीनों को अलग अलग देखो तो अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन जरा सी गहराई में जाओ तो इन तीनों के समर्थन में बोलने वाले एक ही लोग हैं, इन तीनों की बात करने वाले एक ही लोग हैं। जो रामचरितमानस का अपमान कर रहा है वही मोदी जी के ऊपर हमला कर रहा है, वही कह रहा है भारत के बड़े बड़े व्यापारियों को कमजोर होना चाहिए। सेम चेहरे हैं, आपको एक व्यक्ति भी इनमें अलग नहीं दिखेगा जो इस विषय पे कुछ और स्टैंड ले रहा और दूसरे। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये भारत की आस्था पर, भारत को पुनः जागृत करती हुई राजनीतिक नेतृत्व पर और भारत की आर्थिक शक्ति पर, तीनों पे एक साथ हमला करने की कोशिश की जा रही है। और इससे लड़ कौन सकता है? इससे लड़ने के लिए बंदूक तो नहीं उठेगी, इससे लड़ने के लिए तो मोबाइल फोन ही काम आएगा। ये युद्ध है, और ये युद्ध भाजपा के खिलाफ नहीं है, ये युद्ध मोदी जी के खिलाफ नहीं है, ये युद्ध भारत के खिलाफ है।
क्योंकि आप ये मत सोचना कि कांग्रेस पार्टी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का यूज कर रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले कांग्रेस का यूज कर रहे हैं। ये जो भी शक्तियां चाहती है कि भारत कमजोर हो जाए, भारत टूटे, भारत दोबारा से खड़ा, पहले तो इन्होंने सपना देखा कोरोना में टूट जाएगा ये देश, कोरोना से तो निकल ही नहीं पाएगा। कोरोना में हम और देशों से भी और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगे और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को वैक्सीन देने का काम करने लगे। फिर ये सपना देखने लगे आर्थिक रूप से कुछ और टूटेगा देश की जनता में, तो फिर बाद में सोचे जात पात पे तोड़ना शुरू कर दो। लेकिन हमला किस पे हो रहा है और क्यों हो रहा है? हमला इनका निशाना मोदी जी पे नहीं है, पत्थर मोदी पे और निशाना भारत पे। पत्थर और निशाना ये है इनकी। और थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि भैया हमने तो आजादी की लड़ाई लड़ी। मैंने कहा तुमने वैसी आजादी की लड़ाई लड़ी जैसी आज लड़ रहे हो। बीबीसी के यानी अंग्रेजों का साथ लेके देश की भलाई कर सकते हो क्या? जो ये आज कर रहे हैं ना, इनके बाप दादा उन्हें 70 साल पहले यही किया था। जिस झूठे इतिहास की बात सुबह मुख्यमंत्री जी करके गए कि असली क्रांतिकारियों को भुला दिया और जिनको अंग्रेजों ने 5 स्टार होटलों में रखा हुआ था उनको देश के स्वाधीनता का योद्धा बता दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देके पूछता हूं। ये बैठे हैं आनंद जी और प्रदीप जी, और समझ लो मैं हो गया अंग्रेज। मैंने प्रदीप जी को तो रखा 5 स्टार होटल में, इनके ऊपर कभी एक डंडा नहीं चलाया, कभी इनके ऊपर कोड़ा नहीं चलाया, इनके साथ बैठ के गोलमेज सम्मेलन किया, इनको अपने देश में भी बुला लिया, फिर इनसे अलग से बैठ के भी मीटिंग की। जब ये आए मेरे देश में तो मेरी महारानी के तलवे चाटे, मेरी महारानी आई तो उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, और जाते जाते मैंने ये कहा कि ये कुर्सी भी तू ही संभाल ले। और दूसरे आनंद जी, या तो मैंने फांसी पे लटका दिया, या कोड़े बरसाए, या काला पानी में डाल दिया, या देखते गोली मारने का ऑर्डर दे दिया। अब बताओ इनमें से आजादी की लड़ाई कौन लड़ रहा था? दोनों में से किसकी थी अंग्रेजों से दोस्ती और किसकी दुश्मनी थी? वो हुए वीर सावरकर, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, और ये हुए पंडित नेहरू का खानदान। इन्हें कह रहे आजादी की लड़ाई लड़ी। मैं ऐसी लड़ी थी जैसी आज बीबीसी की दुम बन के नाच रहे हो। आजादी की लड़ाई लड़ी कांग्रेस पार्टी। ये राजनीतिक मंच नहीं और राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के द्वारा पाले हुए सभी श्वान शिशु आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं, आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं बीबीसी वालों से कि बेटा हमने तुम्हारे बाप को भगा दिया, तुम क्या चीज हो? हमने तो तुम्हारे बाप को भगा दिया, और अगर ना हो तो कभी किसी से पूछ लेना कि रानी लक्ष्मीबाई ने कैसे दौड़ा दौड़ा के भगाया था। तो तुम क्या चीज हो इस देश को तोड़ने की? आज साजिश करोगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज का ये चर्चा है, इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें ये विचार करना है, चाहे वो जनसंख्या की बात हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन की बात हो, चाहे वो लव जिहाद की बात हो। इस विषय पर आज अगर कोई मुखरता से बोल सकता है तो केवल सोशल मीडिया का योद्धा बोल सकता है, क्योंकि आपको अब ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है। आज से 10 से 15 साल पहले तक हमारे द्रोही लोग, हिंदू और राष्ट्रद्रोही लोग, वो ही डिसाइड करते थे कि क्या चर्चा होगी, और उन्हीं को बड़े बड़े पद्म विभूषण, भारत रत्न और ये सब बांटे जाते थे। आज आपकी कलम में वो ताकत है कि एक ट्वीट से आप राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जैसे लोगों के झूठ का भांडा फोड़ कर सकते हो, और वो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचते हैं। और मध्य प्रदेश की इस धरती से मैं ये आह्वान करता हूं कि इसको केवल राजनीतिक लड़ाई ना मानते हुए, अस्तित्व की लड़ाई मानते हुए, और इसका ये अस्तित्व की लड़ाई क्यों है इसका भी एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। पिछले साल हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक जुलूस निकला, हनुमान जी का जुलूस, और उस जुलूस के ऊपर पत्थर चलाए गए। और ना केवल पत्थर चलाए गए प्रदीप भाई ने तो उस घटना को कवर भी किया था, गोली चलाई गई। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेधा लाल जी के गोली लगी यहां पे हाथ में, और हाथ में इसलिए लगी कि उन्होंने ऐसे हाथ कर लिया था, वरना छाती पे वो गोली जाके लगती। और गोली चलाने वाला जहांगीरपुरी का एक कबाड़ी अंसार, कबाड़ी
जहांगीरपुरी दिल्ली की एक स्लम झुग्गी बस्ती है, उसमें एक कबाड़ी, उसने पथराव करवाया और गोली चलाई और दिल्ली पुलिस ने रात को 8 बजे उसको गिरफ्तार कर लिया। सुबह 9 बजे अगले दिन देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, देश के सबसे बड़े 5 वकील उस अंसार के लिए खड़े हुए थे कि इसको बेल मिलनी चाहिए, इसको छोड़ा जाना चाहिए। जहांगीरपुरी का कबाड़ी, और 12 घंटे के अंदर देश के सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका लगी हुई थी और जो वकील खड़े थे वो एक दिन में कोर्ट में खड़े होने के 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं। और अगर आपने अपना घर बेच के इतना पैसा इकट्ठा कर भी लिया तो भी आपको 12 घंटे में उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता। वो वकील देश की सबसे बड़ी अदालत में खड़े थे जहांगीरपुरी के कबाड़ी के लिए। तो हमारे मन में यह सवाल आया कि इसको इतने बड़े वकील कैसे मिल गए, इसके लिए इतने बड़े वकील कैसे खड़े हो गए। तो हमने थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की कि ये वकील कहां से आ रहे हैं। कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े, प्रशांत भूषण जैसे वकील खड़े, इंदिरा जयसिंह जैसे वकील खड़े, कहां से खड़े हैं ये वकील एक कबाड़ी के लिए। इनको इसका केस कैसे पता लगा? तो पता लगा इस देश में एक संस्था है जमीयत इस्लामीय हिंद, उलेमाए हिंद भी बोलते हैं, उसने ये वकील दिए। हमने कहा इसके पास कहां से आ गए ये वकील, ये संस्था कौन सी है? तो पता लगा भाई साहब गुजरात के अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुए थे। उन बम ब्लास्ट में 56 लोग मारे गए अहमदाबाद में, 56 लोग। एनआईए ने और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जांच किया, 30 आतंकवादियों को पकड़ा, सारे सबूत दिए और कोर्ट ने उन 30 आतंकवादियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा दी। यानी कि दोषी प्रूव हो चुके हैं कोर्ट में। उन 30 के 30 आतंकवादियों का केस लड़ने वाली संस्था का नाम है जमीयत उलेमाए हिंद, और वही केस लड़ रही है जहांगीरपुरी के कबाड़ी का। और उसके पास पैसा कहां से आ रहा है? इस देश में हलाल का जो भी प्रोडक्ट बिकता है उसका पैसा, व्हाइट पैसा, जमीयत उलेमाए हिंद के पास जाता है, उसका परसेंटेज। और डंके की चोट पे आतंकवादियों के लिए भी केस लड़ रही है, पुलिस पे गोली चलाने वालों के लिए भी केस लड़ रही है। देश के बड़े कैसे लड़ोगे जब तक ये बात ही हम लोगों को नहीं बता पाएंगे? तो कितनी ये कोई साधारण समस्या लग रही है क्या? नेक्सस है। और ये लड़ाई क्या पार्टी की है? ये लड़ाई क्या मोदी जी की है? ये लड़ाई क्या किसी एक व्यक्ति की है? ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। आप बचोगे ही नहीं, सर्वाइवल की लड़ाई है। और इसीलिए इसमें तथ्य निकालना, फैक्ट निकालना। विजय बैठे हैं यहां पे, विजय के अगर आप पिछले दो तीन थ्रेड ही पढ़ लो, आपको ऐसा लगेगा ये कोई मीडिया नहीं दिखाएगा जो वो बता रहा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में, जिहाद के बारे में, हलाल के बारे में, कॉर्पोरेट करप्शन के बारे में, इंटरनेशनल नेक्सस के बारे में, तब आपको समझ में आएगा ये कांग्रेस पार्टी या ये तो कठपुतलियां हैं। डोर तो किसी और के हाथ में है, डोर उसके हाथ में जो इस देश को दोबारा खड़े होता नहीं देखना चाहता। इसलिए आप और हम कोई किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। जो हम बोल रहे हैं ये बोलना हमारी मजबूरी है, वरना हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए बोल रहे हैं, और अटूट विश्वास के साथ नेतृत्व पर और रिसर्च करके तथ्यों को सामने लेके। आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहां पर पहली बार बैठा हो जिसको ये पता ना हो कि सोशल मीडिया क्या है, उसकी पावर क्या है। आप सब इन्फ्लुएंसर्स हैं। रिसर्च कीजिए, फैक्ट निकालिए, ठोक के इनके षड्यंत्रों का खुलासा कीजिए, एक दूसरे के साथ टीम बनाइए, ग्रुप बनाइए, एक दूसरे के कंटेंट को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और ये मानते हुए कीजिए, ये मानते हुए मत करना किसी नेता के लिए कर रहे हो, ये मानते हुए करना कि अगर ठीक से ये लड़ाई नहीं लड़ी तो जैसे कन्हैया लाल जी की गर्दन पे चला है, अगली गर्दन आपकी या हमारी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ये जीने और मरने की लड़ाई है, योद्धा की तरह। और हिंदू मतलब, कोई बोले हिंदू मतलब अहिंसक, हिंदू मतलब शांति प्रिय, हिंदू मतलब जो किसी से ना लड़े, हिंदू मतलब जो चुपचाप धर्म पर, नहीं। हिंदू मतलब योद्धा, हिंदू मतलब साहस, हिंदू मतलब त्याग, हिंदू मतलब बलिदान, हिंदू मतलब वीरता, हिंदू मतलब शौर्य, हिंदू मतलब सर्वाइवर। पिछले 1400 सालों से जिनसे लड़के कोई नहीं बच पाया, उनसे लड़के आज भी टिके और डंके की चोट पे आगे बढ़ रहे हैं, उसको हिंदू कहते हैं। हिंदू मतलब ज्ञान,
हिंदू मतलब विज्ञान, हिंदू मतलब तर्क। लेकिन युधिष्ठिर की तरह सत्य का पालन भी करेंगे तो भीम की तरह दुशासन की छाती को चीर के लहू का पान भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस चर्चा को ओपन करते हैं। हिमांशु भाई को मैं आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। कपिल भाई के लिए एक बार और पहले जोरदार तालियां हो जाए। कपिल भाई, आपको ऐसे ही हिंदू शेर नहीं कहा जाता है। आपने यहाँ बैठे सभी बंधुओं में जो है एक जोश उत्पन्न कर दिया, और इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने कम शब्दों में इस कॉन्क्लेव का सार निकाला है। वो सार क्या है? हिंदू कटा देश बटा, हिंदू कटा देश बटा। ये आपने इस कॉन्क्लेव का जो सार है वो निकाल दिया है। आपने एक मंत्र भी दिया कि ये कैसे रुक सकता है, और वो मंत्र है, ये हमारे सामने बैठे योद्धा, डिजिटल योद्धा, सोशल मीडिया के योद्धा। तो आप लोग अपने लिए ताली बजाइए और आत्ममंथन करिए कि आप लोग कैसे एक बड़ी चुनौती से निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हमारे 3 वक्ता रहे, और तीनों ने अलग अलग तरीके से इस विषय पे अपनी बात रखी। सबका लक्ष्य एक था, लेकिन तरीके अलग अलग थे। खैर, अब बारी है सवाल जवाब की, और मैं चाहूँगा कि वो सवाल मेरे तरफ से कम रहे, आपकी तरफ से ज़्यादा रहे, और ये तीनों वक्ताओं के लिए होना चाहिए। तो आप लोगों में से कोई सवाल पूछना चाहता हो? बहुत बढ़िया। कोई एक साथी माइक पास करने का काम करेगा? हेलो, एक कोई भाई है? हेलो हेलो, चेक चेक चेक। सवाल पूछने से पहले अपना नाम बताइएगा, अपना परिचय बताइएगा। तो इधर इधर इधर, ये मैडम कह रही थी। मैडम खड़ी हो जाइए। मंच पर आसीन मेरे बड़े भाई और हिंदू धर्म के लिए अपने अपने तरीके से हिंदू जागरूकता को उत्पन्न करने वाले सभी भाइयों को मेरे लिए तरफ से जय श्री राम। मैं प्राची खुराना, हरियाणा महिला मोर्चा सोशल मीडिया प्रमुख। आप तीनों से मेरा एक प्रश्न है। आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको बताया कि किस प्रकार हम अपने इतिहास के बारे में जाने, जो बेहद ज़रूरी है, जिसको कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी छुपा दिया था या मैनिपुलेट कर दिया था, जिसके लिए हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी भी जला दी गई और आज हम उस इतिहास को जानने से वंचित रहे। तो मैं आप तीनों से एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस कॉन्क्लेव में बहुत जगह के राज्यों से लोग आए हैं कि आप ऐसा क्या उदाहरण है कि वो यहाँ से लेकर जाएं और वो अपने अपने राज्यों में उस उदाहरण जो आप यहाँ से उदाहरण दे रहे हैं उसको एक उदाहरण के तौर पे प्रयोग करते हुए उसका हमेशा उपयोग करते रहें। मेरा ये आप तीनों से एक प्रश्न है। सर आप? हाँ जी, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया आपका। मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, सॉरी मैं अगर बहुत आ रही आवाज़ वैसे ही तेज़ बोलता हूँ और तेज़ बोल 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले लूँगा। लेकिन जो मेरे 2 बड़े भाई हैं यहाँ पे, दिखते बड़े हैं भले एज में थोड़े कम हों। सॉरी अगर मैं थोड़ा नहीं, ये आप सबको डिसाइड करना है। मैंने पहले ही कहा था कि पार्टी के हित में कुछ चीज़ें होती हैं। मानता हूँ आप सब पार्टी को बिलोंग करते हैं, पार्टी के हित में आपको लड़ना है, लेकिन पार्टी से ऊपर क्या है वो डिसाइड करना है। ये आपके सामने इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। मैं तो कह के अपनी बात चला जाऊंगा। आप पार्टी से हैं, आप पार्टी डिमांड करेगी कि आप पार्टी के लिए ही काम करें, लेकिन मैं सिर्फ आई वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द टॉपिक एट हैंड। जो ये टॉपिक हमें दिया गया है ना, ये किसी भी पार्टी, किसी भी इंडिविजुअल से कहीं ऊपर है। ये उन सब को एनकम्पास करता है जो कि हिंदू रिलीजियस हों और हिंदू एथीस्ट हों।
ये सबसे, ये देश से भी ऊपर है, ये सिविलाइजेशन का मैटर है। और इसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। जो ये मेरे दो योद्धा हैं, भाई हैं, बड़े छोटे जो भी हों, भाई हैं मेरे दोनों, इतनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन मैं फिर ये दोहराऊंगा, ये इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, भाई की बात बुरी लग ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने आप लोगों को और उकसा दिया है, आप लोगों को और जगा दिया है। लेकिन आप लोग जाग के फिर ये वही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे पैरों में बेड़ियां क्यों बंधी हैं। ये मेरे बहुत अजीज हैं, लेकिन उन्होंने कहा ना कि अभी लड़ने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है लड़ने की हिम्मत? ये एक एक्सक्यूज है। जो इनके दो भाषण थे, ये इतने पावरफुल भाषण है, लेकिन इनका टाइम पता है क्या था? 2012-2013। इन भाषणों का टाइम था कि हिंदुओं जागो और अपनी सरकार बनाओ। इन भाषणों का अब टाइम नहीं है कि 8 साल से आपकी सरकार है। अब टाइम है आप लोगों को पूछना कि भाई 8 साल हो गए हैं, ऑपरेशन टेबल पे 8 सो जाएं क्या फिर से? 8 साल पहले जगा दिया तुमने और आप कह रहे हो अभी वो टाइम नहीं है। मैं आपको 2 सवाल दूंगा, 2 एग्जाम्पल दूंगा। जो आरटी एक्ट में ये प्रोविजन है, जो एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि ये डिसाइड करती है माइनॉरिटी कौन है, एनएमसीआई कुछ नाम है उसका, उसमें हिंदू नहीं हो सकता। उस बॉडी ने डिसाइड किया हुआ है कि हिंदू रन स्कूल्स ही हैं जो कि सिर्फ 25% ईडब्ल्यूएस कोटा देंगे, इसलिए सिर्फ हिंदू रन स्कूल्स बंद हो रहे हैं। ये 10-12 साल से चला आ रहा है। बीजेपी के ही एमपी ने एक पिटीशन डाली कि ये इलीगल है। एक तो नंबर 1, इसमें हिंदू कैसे नहीं है? नॉन हिंदू डिसाइड कर रहे हैं कि हिंदू माइनॉरिटी की नहीं है। दूसरा, 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें हिंदू सब माइनॉरिटीज हैं। तो कम से कम उन स्टेट्स में तो माइनॉरिटी डिक्लेयर करो हिंदुओं को, उनको वो राइट्स दो जो कि तुम नॉन माइनॉरिटीज को दे रहे हो, माइनॉरिटीज को दे रहे हो। आपको पता है किसने रिजेक्ट करी? वो किसने कहा कि ये फ्रिवलस है? आप कहेंगे सोनिया गांधी, आप कहेंगे मुलायम सिंह यादव, आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल। नहीं, मोदी सरकार। तो अब ये 8 साल में क्या जाग के हिंदू, इट इज लाइक गिविंग वायाग्रा टू एन इंपोर्टेंट मैन, जो आप लोगों का लेक्चर है। एग्जैक्टली 8 साल हो चुके हैं। कितना टाइम चाहिए जागने के लिए? और जाते जाते एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये नुपुर की बात करी आपने, मेरे, अब तो ये मतलब ये मेरी फैमिली है तो ये नाराज होंगे ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, इन्होंने वो 3-4 लोगों का नाम लिया जिनको मार दिया गया। कन्हैया लाल जी का नाम लिया और उमेश जी का, कोले का नाम लिया, सबका नाम लिया। ये हिंदू जाग के ये करेगा कि एक शेरनी जिसने सिर्फ हदीत पढ़ी, कोई कमेंट्री भी नहीं दी उस पे, उसके अगेंस्ट इतना सा हो जाता है। और हमारी सरकार इतनी कावर्ड है कि बजाय उस पे उसके साथ खड़ी रहे, उसको फ्रिवलस कह दिया। 1.5 मिलियन की पॉपुलेशन वाले कतार के सामने झुक गई। ये है हिंदू शेर जागना, ये चेतना है जागनी। अगर इसको हिंदू जागना चेतना कहते हैं तो हिंदू सोता ही रहे। एक बार जोरदार ताली। और मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, और ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, कि इस देश को ज़रूरत है कि आनंद रंगनाथन को सुने, बार बार सुने। देश को, देश के युवाओं को और देश की सत्ता को, सबको ज़रूरत है कि आनंद जी को सुने। और आपको सबसे ध्यान से सुनने वाले लोगों, कुछ लोगों में से एक हम हैं। अभी एक मिनट, एक हिमांशु ने एक चीज कही थी, आनंद हैज ब्यूटीफुली समराइज्ड इट। और जैसे कि कपिल ने कहा, जब आनंद कहते हैं तो हम लोग सुनते ही हैं, और बहुत कम लोगों में से ऐसे जिसको आनंद को हम लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं। आपने कहा आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक छोटा सा कहता हूँ। आप अगर जहाँ पे भी आप रहते हैं, अगर एक दिन में आप ये टारगेट रखें कि एक व्यक्ति को आप जो है अपनी धर्म के बारे में, अगर हम लोगों ने तीनों ने कहा उसका जो आप निष्कर्ष लेके गई हैं उसके बारे में आप बताएं, और उसके जो मिथ्स हैं, जो उसकी गलत चीज़ है, उसको अगर आप कन्वर्ट कर सकें और अपनी तरफ ला सकें धीरे धीरे करके। क्योंकि जो अभी ये नई पॉपुलेशन आ रही है, बड़ी वोकी पॉपुलेशन है, ये जो नेटफ्लिक्स और ये सब देखती है, इनको कुछ भी, जो इंस्टाग्राम और यूथ है, मैं बड़ा चिंतित हूँ इस बात पे। आपको जाके थोड़ा इंस्टाग्राम यूथ को भी बताना चाहिए इंग्लिश करके, सिर्फ जेएनयू में ही नहीं है, ये अक्रॉस अलग अलग जगह, कि ये इनको ना धर्म के बारे में ज़्यादा पता है, ना इनको रिलीजन के बारे में ज़्यादा पता है। तो ये जो नई जनरेशन आ रही है, जो 18 साल, 16 साल, 17 साल, 19 साल,
इनको आप किस तरीके से जगाएंगे, क्योंकि अगर ये हिंदू जागे, इसमें ये नहीं जागे हैं अभी तक ज्यादातर, मतलब इसमें मैं आपको कहना चाह रहा हूँ जितने भी इसमें ये नहीं जागे हैं, तो अगर हम एक दिन में एक को भी जगा सकें, अपने आसपास जगा सके जिनको हम जानते हैं, तो ये जाके 1 महीने में नहीं, हिंदू जाग के अपनी सरकार लाएगा, हिंदू सरकार, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो सरकार है वो हिंदू सरकार है। अब आनंद जो चाह रहे हैं, आनंद अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश करना चाहते हैं, और मैं इस मंच से चाहता हूँ कि आनंद जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे कि और जो है चेतना जागे। एंड मैं इस मंच से चाहता हूँ कि आनंद आप पब्लिक लाइफ में आए, और बहुत जरूरी होगा एक आप लोग जरा एक बार, मुझे 9 वोट मिलेंगे, मेरा खुद बेटा मुझे वोट नहीं करेगा, प्लीज। यहाँ पे आप लोग आनंद के लिए वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए, चलिए, अब मुझे लगता है कि अंदर से बार-बार बोला जा रहा है कि अब ये सत्र यहीं पे समाप्त किया एक सवाल है, ठीक है, मेरा छोटा सा, बहुत संक्षिप्त में सवाल में। रखिएगा, और मैं अरुण शर्मा कि संक्षिप्त में ही उसका उत्तर जी, दें। मैं अरुण शर्मा दिल्ली से हूँ। लास्ट सवाल है भैया ये। अभी पिछले महीने के विषय है, हल्द्वानी में जमीन कब्जा हो जाता है, कब्जा करने वाले कौन है उनमें ज्यादातर सबको पता है, उनको सुप्रीम कोर्ट में 1 दिन में हियरिंग मिल जाती है, लेकिन जब मामला उत्तराखंड के पहाड़ का जोशीमठ का आता है, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, जिनकी पहाड़ है, जिनकी वो नदी है, जिनका असल में वो जगह है, उनको सुनने से सुप्रीम कोर्ट मना कर देती है। इस इकोसिस्टम का क्या होगा? इसी से रिलेटेड एक और है सौरभ कृपाल वाला मैटर, बीएन कृपाल, सौरभ कृपाल सीजीआई, उनके फादर सीजीआई। एक सवाल रखिए भैया। मेरे को लगता है कि इस सवाल का जवाब उस व्यक्ति को देना चाहिए जिसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा हुआ है। इनके ऊपर ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया, इनके ऊपर लगी जाएगा कि थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ कहते हुए। चलिए, अब इस भारत की जुडिशरी के बारे में आपने जो बोला भाई साहब वो सच है, और उसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के 4 खंबे होते हैं, उनमें से एक जुडिशरी है, एक मीडिया अपने आप को चौथा खंबा कहने लग गया था। अब ये जो खंबे हिल रहे हैं, इन खंबों को ठीक करने का काम हम ही करेंगे, 5वां खंबा बन के सोशल मीडिया योद्धा। ये बहुत आपने अच्छा सवाल कहा है आनंद, यू कैन एनलाइटन ऑन दिस फर्दर। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, इस देश को ये सोचना चाहिए कि जजों को जज करने वाला कौन है, बिकॉज अल्टीमेटली जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स, और पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि जजों की नियुक्ति जज करते हैं, जजों को जज करने वाला कोई नहीं होता है सिवाय हिंदुस्तान के अंदर। और हमने देखा है नुपुर शर्मा केस के अंदर जो टिप्पणी दी गई थी, दैट वाज बियॉन्ड द जजमेंट, एंड दैट लुक्ड लाइक द पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ द जज वाज इन फैक्ट मोर देन व्हाट द जजमेंट वाज। एंड उसके बाद किस तरीके की दिक्कत हुई, एंड राइट नाउ ऑल्सो देयर इज अ थ्रेट टू हर लाइफ, सो हु विल जज द जजेस? नहीं, बिल्कुल इस पे मैं बात कर चुका हूँ। जो एनजेएसी थी उसका मकसद बहुत ही अच्छा था, और ये गलत बात करी जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ताली 2 हाथ से नहीं बजती। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इतनी बेहुदा, और मैंने ये ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है, तो आप दोबारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो डाली तो ठोक ही दो यार, जेल में ले आना, मैसूर पाक ले आना, तिहाड़ जेल में। पहले तो हम लोग को उठा लिया जाएगा पीछे से, खत्म करने का बार-बार अल्टीमेटम आ गया, हम लोग को उठा लिया जाएगा ऐसे। बस ये कहना चाहता हूँ कि सरकार का भी रोल है। किसी ने, टॉप बीजेपी लीडर ने सुप्रीम कोर्ट जजेस को क्रिटिसाइज किया जब उन्होंने नुपुर को इतनी गालियां सुनाई? नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि यूसीसी लागू करो, हमारा जजमेंट लागू करो। सरकार ने क्या कहा? अश्विनी उपाध्याय जी की पिटीशन को बाहर फेंक दिया। अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के कह रहे हैं कि अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, औरों का क्या गम था, कश्ती यहां डूबी जहां पानी कम था। तो दोनों जगह देखा जाए, जुडिशरी भी देखी जाए और अब हिंदू हृदय सम्राट सरकार भी देखी जाए। थैंक यू आनंद सर, थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू कपिल भाई, और बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। और इस सेशन को खत्म करने से पहले भारत माता की, भारत माता की जय महाकाल। Thank you so much, Himanshu, for seamlessly taking the panel discussion forward. Punctuality is a limitation, not because कि हम आप लोगों से बात नहीं करना चाहते, पर इस वजह से क्योंकि हमारे जो आने वाले स्पीकर्स हैं हम उनके समय का भी बहुत बहुत आदर करते हैं, इसलिए हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन हम एक बार ज़ोरदार तालियां चाहेंगे हमारे सारे पैनलिस्ट्स के लिए, क्योंकि आप लोगों ने हमें सिर्फ इनवैल्यूएबल इंसाइट्स ही नहीं दिए, पर उन्होंने हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट्स को भी इग्नाइट किया है एक बार फिर से
बिकॉज हम सोचते भी हैं और हम फील भी करते हैं नेशनलिस्ट, लेकिन हम एक्ट भी करना चाहते हैं नेशनलिस्ट. सो एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी पैनलिस्ट्स के लिए. And to extend our gratitude, we would like to call upon stage Shri Aman Shukla ji, so that we give a token of appreciation and support to Shri Kapil Mishra ji. Shri Aman Shukla, who's IT head Madhya Pradesh. Can we have Mr. Abhishek Sharma, Madhya Pradesh social media head, and we extend our gratitude to Shri Dr. Anand Ranganathan. राम बुद्ध की कुरुक्षेत्र युद्ध की मां गंगा ने जो शुद्ध की वो राष्ट्र भारतवर्ष है. Can we please have Samrat on stage? And we extend our gratitude to Shri Pradeep Bhandari. समय है रक्त स्नान की जो वीर लड़के प्राण दी वो शेर धर्म हिंदू है. मचंडिका तो भक्त है ये. Can we have Shri Suyash Tyagi on stage, please? And we also thank Himanshu Mishra, who has moderated the entire panel discussion. Can we please have a big round of applause? शिव से ऊंचा हो वो